सबसे पहले तथागत बुद्ध और बाबा साहेब के चरणों में नमन करते हुए, सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सब साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, विनम्र नमो बुधाय। साथियों, कोई भी बीमारी हो, अगर बीमारी का असल कारण ना पता हो तो शायद बीमारी का इलाज ठीक से नहीं हो सकता। अगर किसी को बुखार हो जाए और वो डॉक्टर के पास दवाई लेने के लिए जाए, डॉक्टर उसको अंदाजे से उसकी समस्या सुन के दवाई दे देता है। व्यक्ति दवाई खाता तो या तो वो ठीक हो जाता है या फिर वो ठीक नहीं होता है। अगर वो ठीक नहीं होता तो दोबारा डॉक्टर के पास जाता है। तो डॉक्टर सोचता है कि जो बीमारी मैंने इसकी सोची थी, जिसके लिए मैंने इसको दवाई दी थी, ये ठीक नहीं हुआ, इसका मतलब इसका बीमारी कुछ और है, बीमारी का कारण कुछ और है। तो बीमारी का कारण जानने के लिए कई प्रकार के टेस्ट कराता है। टेस्ट कराने के बाद पहले वो डायग्नोज करता है कि बीमारी का असल कारण क्या है। जब वो असल कारण को जान लेता है, उसके बाद दवाई देता है तो मरीज ठीक हो जाता है। हम अपनी लड़ाई को बार बार क्यों हारते हैं? हमारे साथ बार-बार उत्पीड़न की घटनाएं क्यों होती हैं? अगर इसको जानना है तो इसके असल कारण को समझे बिना अगर हम लड़ाई लड़ेंगे तो लड़ाई कभी जीत नहीं पाएंगे। लड़ाई को जीतना है तो बीमारी के असल कारण को जान लो। ये लड़ाई केवल डॉक्टर रितु के लिए नहीं है। तो डॉक्टर रितु के साथ जो हुआ, डॉक्टर रतनलाल जी के साथ जो हुआ, ये लोग तो वीर हैं कि लड़ाई को लड़ रहे एक सैनिक की तरह, एक मजबूत योद्धा की तरह। लेकिन हमारे बीच ऐसे भी हमारे बहन भाई हैं जिनका मनोबल इतना मजबूत नहीं होता। वो लड़ाई लड़ने की बजाय सरेंडर कर देते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। देश के जितने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, जितने मैनेजमेंट कॉलेज हैं, उनके अंदर अगर हर साल जितने बच्चे सुसाइड करते हैं, आपने क्या कभी ये जानने की कोशिश की है कि वो सुसाइड करने वाले केवल एससी एसटी के लोग ज्यादा क्यों हैं या ओबीसी के लोग ज्यादा क्यों हैं? अगर उसके असल कारण को जानेंगे तो शायद डॉक्टर रितु की समस्या का भी आपको कारण का पता चल जाएगा, डॉक्टर रतनलाल की भी समस्या का कारण का पता चल जाएगा। पायल तड़वी ने जो सुसाइड किया, जो सांस्थानिक हत्या हुई, या रोहित वेमुला ने या अमित ने या किसी और ने, ये जितनी भी सुसाइड हुई, इसके असल कारण को जानना है तो उसके बीमारी के कारण को समझो। बीमारी का कारण जातिवाद है, बीमारी का कारण वर्ण व्यवस्था है। अगर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे अगर वो कह रहे हैं कि ये जो सामाजिक न्याय के खिलाफ जो व्यवस्था है, कोई सनातन कहे, कोई कुछ और कहे, कोई कुछ और कहे, मनोवादी कहे, जो मर्जी कह लीजिए, जो मर्जी नाम दे लीजिए, मैं भी आज यहाँ आपके सबके बीच में हमेशा बोलता हूँ, यहाँ भी बोल रहा हूँ। जिस सामाजिक व्यवस्था में या जिस धर्म में समता, स्वतंत्रता और बंधुता और न्याय के लिए कोई स्थान नहीं है, जिस सामाजिक व्यवस्था या धर्म में कोई जन्म से नीचे, कोई जन्म से ऊंच है, जिसमें पक्षपात भेदभाव है, ऐसी सामाजिक व्यवस्था का खत्म हो जाना देश के लिए भी और देश के लोगों के लिए भी और संविधान के लिए भी, मानवता के लिए भी हितकारी होगा। असल समस्या का जो कारण वो जातिवाद है, और ये जातिवाद की बीमारी की वजह से एक काबिल प्रोफेसर को नौकरी से निकाल दिया। और उसके दो कारण है निकालने के। पहला कारण तो शेड्यूल कास्ट काबिल क्यों है, और दूसरा कारण यह है कि यूथ जो पैदा होता है वो स्कूलों से, यूनिवर्सिटी से होता है। जो माइंड तैयार होता है वो यूनिवर्सिटी से और स्कूल से होता है। अगर स्कूल और यूनिवर्सिटीज के अंदर इस तरह के काबिल प्रोफेसर बनेंगे तो वो जो यूथ को तैयार करेंगे, वो न्याय के लिए अपनी लड़ाई लड़ेंगे, अपने समाज की आवाज को बुलंद करेंगे। वो नहीं चाहते कि काबिल प्रोफेसर यूनिवर्सिटीज के अंदर बने। इसीलिए आज पूरे देश के अंदर यूनिवर्सिटीज के अंदर जो सिलेक्शन चल रहा है, अगर आप उसके डाटा को उठाकर देखेंगे, पूरे देश की यूनिवर्सिटीज के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर केवल और केवल आरएसएस से जुड़े लोगों का सिलेक्शन हो रहा है। क्योंकि वहां कोई रिटन टेस्ट होता नहीं है, इंटरव्यू से सिलेक्शन होता है। इंटरव्यू लेने वाले उनके लोग हैं, नाम आ जाता है आरएसएस के मुख्यालय से, तो उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो कौन सी विचारधारा बढ़ेगी?
मानवतावादी, समतावादी, न्याय की विचारधारा बढ़ेगी या असमतावादी, अविज्ञानवादी, अन्याय के ऊपर जो आधारित व्यवस्था है वो बढ़ेगी। जो अन्याय के ऊपर आधारित व्यवस्था है वो बढ़ेगी, वो बढ़ रही है, और वो डॉक्टर रितु जैसे लोगों को इसी तरह प्रताड़ित करती रहेगी। इसलिए लड़ाई का असल कारण जानो। उन लोगों ने इतनी बड़ी साजिश रच दी, आपको पता ही नहीं चला। अरे आप सोचो, जब भारत आजाद हुआ तो प्राइवेट स्कूल नहीं होते थे, सरकारी स्कूल होते थे। हम लोग आज एक सफल वकील बने, फिर एमएलए भी बने, सफल मंत्री भी बने। तो आप सोचो, अगर हम जिन स्कूलों से पढ़े सरकारी स्कूल थे, हमने इस बात का सर्वे करवाया, देश के अंदर जितने सीनियर जजेज हैं, सीनियर डॉक्टर्स हैं, सीनियर इंजीनियर्स हैं, सीनियर प्रोफेसर हैं, सीनियर साइंटिस्ट हैं, वो सरकारी स्कूलों से पढ़े या प्राइवेट से पढ़े। तो हमारे सर्वे में निकल कर आया 98% सीनियर डॉक्टर, सीनियर इंजीनियर, सीनियर साइंटिस्ट, सीनियर प्रोफेसर, सीनियर ब्यूरोक्रेट, सीनियर जजेस, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हो चाहे हाई कोर्ट के हो, वो 98% सरकारी स्कूलों से पढ़े। तो फिर ये प्राइवेट स्कूल क्यों खुल गए? क्योंकि उन्हें दर्द पैदा हो गया कि इन सरकारी स्कूलों में दलितों के बच्चे भी पढ़ रहे हैं, आदिवासियों के बच्चे भी पढ़ रहे हैं, पिछड़े वर्ग के भी बच्चे पढ़ रहे हैं, और पढ़ लिख कर इतने काबिल बन रहे हैं कि वो डॉक्टर रतनलाल जैसे भी बन रहे हैं, वो डॉक्टर रितु जैसे भी बन रहे हैं, वो जवाब देना सीख रहे हैं, आंखों में आंख मिला के बात करते हैं। अब उनको आंखों में आंख मिला के बात करना पसंद नहीं है, उनको सवाल पूछना पसंद नहीं है, वो आपकी जुबान को बंद करना चाहते हैं। क्योंकि जब एट्रोसिटी होती है तो एट्रोसिटी के खिलाफ हम लोग आवाज बुलंद करते हैं, और जो लोग कानून की जानकारी रखते हैं वो लोग एट्रोसिटी एक्ट के अंदर मुकदमा दर्ज करा के ऐसे लोगों को जेल में डालने का इंतजाम भी करते हैं। लेकिन अब जेल में डालना भी आसान नहीं रहा, क्योंकि हर जगह वो व्यवस्था, वो मनवादी व्यवस्था के लोग तो कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट पर पहुंच गए हैं। आप कोई भी रिकॉर्ड उठा के देख लो, अब दिल्ली का ही कह देता हूं मैं, आप दिल्ली का रिकॉर्ड उठा के देख लो, जितने भी SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 के तहत मुकदमे दर्ज हुए हैं, आप देख लेना, या तो पुलिस गिरफ्तार नहीं करती, और अगर किसी दबाव में गिरफ्तार कर मिले तो कोर्ट में जैसे ही पेश करते हैं जज वहीं पे बेल दे देता है। वहीं पे 90% से ज्यादा केस में कोर्ट में पेश करते ही बेल दे देता है, जेल नहीं जाता बंदा, उसको डर ही नहीं है। तो एट्रोसिटी एक्ट को डाइल्यूट किया गया, कोशिश की गई, वो तो 2 अक्टूबर 2018 को हमारे जामात सिपाहियों ने आंदोलन मजबूती से चलाया तो वो वापस हुआ। तो लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे तो इनकी भी वापसी होगी, इनकी भी वापसी होगी। लेकिन इनकी वापसी होगी कब? इनकी वापसी तब होगी जब 2024 में इनकी वापसी कर दे, इनको वापस ले दे, इनको सत्ता से नीचे उतार के इनके घर बिठा दे। और ये संभव है, इसलिए संभव है कि 85% तो देश के अंदर SC/ST, OBC और माइनॉरिटी के लोग हैं। अरे 85% पे 15% राज कैसे कर सकता है? जब तक आप बिखरे रहोगे, जातियों में बटे रहोगे, तब तक जाति के वजह उत्पीड़न भी बना रहेगा, और 85 पे 12%, 15% राज भी करता रहेगा। तो लड़ाई तो आसान है, लड़ाई आसान है। उन्होंने देख लिया कि इनके पास बोलने की ताकत कहां से आई, इनके पास बोलने की ताकत पढ़ने से आई है, तो इनसे पढ़ाई छीन लो। इनके पास बोलने की ताकत पैसे से आई है, पैसा नौकरी से आया है, तो इनकी नौकरी छीन लो। तो उन्होंने 2 मोर्चे पे एक साथ काम किया। एक तरफ उन्होंने प्राइवेट स्कूल खोलने शुरू कर दिए, सरकारी स्कूलों को कमजोर करना शुरू कर दिया, तो आपके स्कूल चले गए, आपके स्कूल चले गए। फिर भी कुछ लोग मेहनत मशक्कत करके अगर 12वीं पास करते हैं, अब बच्चा सोचता है डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं, वकील बनूं, वो पहले उसे कोचिंग करने के लिए पैसा चाहिए, कहीं से अरेंज करके कोचिंग कर भी ले, और बच्चा एग्जाम पास कर लेता है। अब उसका इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन के लिए उसको ऑफर आता है, उसके अंदर BLLB जो 5 साल की डिग्री है, जैसे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर उसका सिलेक्शन हो गया, अब उसको फीस जमा करनी है। उसका मेडिकल में सिलेक्शन हो गया, अब उसको फीस जमा करनी है। आपको जान के ताज्जुब होगा, 1 साल की फीस लगभग 2.5 लाख रुपया, 1 साल की फीस लगभग 2.5 लाख रुपया। हॉस्टल का खर्चा अलग, खाने का खर्चा अलग, बाकी सारे खर्चे अलग, सारे खर्चे जोड़ ले तो 1 साल के अंदर उसे कम से कम 1.5 लाख रुपया चाहिए। अब कोई से कोर्स 4 साल का है, कुछ कोर्स 5 साल के हैं, तो लगा लीजिए 12 से 15 लाख रुपए अगर आपके पास अपने बच्चे को इंजीनियरिंग की, मेडिकल की, लॉ की डिग्री कराने के लिए है, तो आप अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे, वरना नहीं पढ़ा पाएंगे। वो लोग जानते हैं SC/ST, OBC और माइनॉरिटी के 99% लोग ऐसे हैं जिनके पूरे परिवार की इनकम जोड़ दी जाए तो 15 से 20 हजार रुपया है। तो इसका मतलब इनके बच्चे कितने काबिल हो, कितने प्रतिभाशाली हो, उसके बावजूद अगर ये एंट्रेंस एग्जाम पास भी कर लेंगे तो भी मेडिकल, इंजीनियरिंग या लॉ की डिग्री करने के लिए एडमिशन की फीस का इंतजाम नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से उन्होंने हमारे बच्चों से पढ़ाई छीन ली है।
आपको नहीं दिख रहा तो आपकी गलती है, आपको समझ नहीं आ रहा तो आपकी गलती है। लेकिन मनोवादियों ने सत्ता के अंदर रहते हुए आपके बच्चों से पढ़ाई छीन ली और सरकारी संस्थानों को एक एक करके बेच दिया, प्राइवेटाइज कर दिया। जो प्राइवेटाइज हो गया वहां पे रिजर्वेशन खत्म, वहां आपकी नौकरी खत्म। अभी मैं एक वो देख रहा था, आज ही किसी ने ट्वीट पे डाला हुआ, जितनी वैकेंसी निकली यूपी के अंदर की है, तो वैकेंसीज के अंदर क्या था, चाहे एससी की वैकेंसी उसने लिखा है नॉट फाउंड सुटेबल, यानी सुटेबल कैंडिडेट ही नहीं मिला। यहाँ पीएचडी करके, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी करके एयरपोर्ट पर बैठी है, उन्हें काबिल बच्चे नहीं मिल रहे, काबिल एप्लीकेंट नहीं मिल रहे। काबिलियत तो है पर तुम कम से कम ईमानदार तो बनो। पर हमें पता है तुम्हारी सोच न्यायवादी नहीं है, तुम्हारी सोच समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय के खिलाफ है। तुम कभी न्याय दे नहीं सकते, हम जानते हैं, इसलिए हम ताकत तैयार कर रहे हैं, हम न्याय छीन लेंगे। आप होते कौन है हमें न्याय देने वाले? आप होते कौन है हमारे हक को मांगने वाले? आप होते कौन है 12-15% के लोग पूरे देश के सत्ता पे बैठे हैं? हमने तैयारी कर ली है, ये सत्ता भी हम छीन लेंगे। हम ताकत रखते हैं, हम जानते हैं, तुम्हारे षड्यंत्र को हम समझ गए हैं। लेकिन इसमें अगर कोई बाधा बनी है तो वो है जाति, क्योंकि हम लोग जातियों को की वजह से प्रताड़ित है और हम ही लोग जाति को जिंदा रखते हैं। ये वाल्मीकि है, ये जाटव है, ये खटीक है, ये कोली है, ये लोहार है, ये कश्यप है, ये मल्ला है, ये फलाना है, ये डिगरा है। अरे जाति बनाई जिसने, वो जाति की वजह से फायदे में है और जाति की वजह से हम नुकसान में है, तो फिर हम जाति को जिंदा क्यों रखें? अरे कम से कम आपने आपस में सब जाति खत्म कर दो। कम से कम एससी एसटी ओबीसी के लोग ही अपने अंदर की जाति खत्म कर ले, ओबीसी से बाद में करवा लेना। अभी उनमें थोड़ा सा असर धर्म का घुसा हुआ धीरे धीरे निकल रहा है, धीरे धीरे निकल रहा है, निकल जाएगा, उसके बाद सत्ता आपकी है। लेकिन कम से कम एससी एसटी के लोग तो जाति खत्म करें। हम लड़की की शादी करें, लड़के की करें तो अपनी जाति ढूंढ रहे हैं। अरे जब हम ही जाति को जिंदा रखेंगे तो जाति को खत्म कौन करेगा? और जाति जिंदा रहेगी तो जाति की वजह से होने वाला उत्पीड़न जिंदा रहेगा। अगर उत्पीड़न से मुक्ति चाहते हो तो जाति छोड़ो, समाज छोड़ो। मिशन जय भीम के माध्यम से पूरे देश में जाकर मैं लोगों को यही आह्वान कर रहा हूँ, जाति छोड़ो, समाज छोड़ो। जिस दिन समाज जुड़ गया उसके बाद आपको ये धरने प्रदर्शन करके अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, बल्कि आप खुद वहां बैठकर न्याय करने की कुर्सी पर होंगे। वो कुर्सी आपकी है, जिस पे कब्जा करके कोई और बैठा है तो आपको वो कुर्सी छीननी होगी। क्योंकि भीख मांगने से तो भीख भी आसानी से नहीं मिलती, लेकिन जो छीनने का दम रखते हैं वो अपने आप अपना हक ले लेते हैं। बस बोलने को बहुत कुछ है, मैं आता रहता हूँ बीच बीच में, आगे भी आता रहूंगा। इस लड़ाई को तेज करेंगे। हो सकता है ये जो अभी G20 चल रहा है, हो सकता है 3 दिन के लिए वो हमारे समाज को भी उठा के ले जाए, हमको भी उठा के ले जाए, लेकिन हमें रुकना नहीं है, इस लड़ाई को बढ़ाना है। और ये लड़ाई यहाँ तक ना रुके, दिल्ली यूनिवर्सिटी के इस कैंपस तक, इस लड़ाई को देश के कोने कोने में, गांव-गांव तक ले जाकर। में बहुजन केवल बोलना नहीं है, 85 हम बोलते हैं, लेकिन 85 में तो होता क्या है, 70% धर्म के नाम पे जाके उस 15% के साथ खड़ा होकर उनको 85 बना देता है और अपने आप को 15 बना देता है। तो 15 तो हमें हमारे ही लोग बना रहे हैं, हमें उस 85 को 85 बनाना है। उसके लिए बस सच को जानो, अगर सच जान लो तो सच को मान लो, सच को मान लो तो जाति को छोड़ दो, समाज को तोड़ दो, ताकत का निर्माण करो। जब ताकत का निर्माण हो जाएगा तो सत्ता भी आपकी होगी और ये सारी कुर्सियां भी आपकी होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। बड़ा सही साथ दिया, फिनिश अब तो नहीं कर रही, 7 मिनट बैठे। हाँ जी, अभी भी बहुत सारे वक्त हैं मैडम।